नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट टॉक की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यू पर विचार करेंगे, जिसमें हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से ये समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और भविष्य में कैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। इसका पहला ऑप्शन है यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका सीधा सा अर्थ होगा कि हम अगर प्रस्तावना को देखें तो प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता, यानी ये न्यायालय द्वारा क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा क्या नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। जैसे हम देखते हैं अनुच्छेद 32 यानी मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार में हम देखते हैं आर्टिकल 32 जो ये शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर हमारे मूल अधिकार बाधित होते हैं तो हम कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसे इंप्लीमेंट करवाएगा, परिवर्तनीय करवाएगा। लेकिन ये प्रस्तावना से संबंधित नहीं है और ना ही ये आर्टिकल अनुच्छेद 37 के अकॉर्डिंग डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है। ओके, तो आपको याद रखना है कि हमारे मूल अधिकार ही न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, और हमारे यहां तक मूल कर्तव्य जिसे हमने 51 ए के द्वारा 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है वो भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ये बात सही है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कौन से अमेंडमेंट से किया गया है, तो वो 42वें संविधान संशोधन से। 42वें संविधान संशोधन से हम देखेंगे 1976। इसमें कहा गया कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। ये बात अभी हमने चर्चा की है, समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान को अगर हम देखेंगे तो उसमें सही क्रम है। तो इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें सही क्रम कौन सा होगा हमारे क्वेश्चन में। इसमें देगा समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी इसमें हमारा सही होगा बी। इससे आपको यह पता चलता है कि हमारे प्रस्तावना से संबंधित प्रत्येक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका क्रम महत्वपूर्ण है, उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, कितने प्रकार की समता की बात की गई है, कितने प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है, और इसे लागू करने की तिथि क्या है। ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो हमारे प्रस्तावना में दिए गए हैं, और लगभग एग्जामों में प्रस्तावना से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके प्रस्तावना कंठस्थ याद होनी चाहिए, उसके भाव को आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णन करता है। तो इसमें हमने देखा कि पंथ निरपेक्ष कहां पर है,
पंथ निरपेक्ष है प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना भारत को धर्म निरपेक्ष प्रेजेंट करता है। अगर इसमें मौलिक अधिकार संविधान की प्रस्तावना 9वीं अनुसूची राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो अगर हम बात करें इसका आंसर होगा सही संविधान की प्रस्तावना। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से देखें तो मौलिक अधिकारों में भी कहा गया है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, अपने धर्म को मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने की, या फिर धर्म किसी भी कर को लगाकर किसी भी धर्म को नहीं बढ़ाएगा। आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पर भी मौलिक अधिकारों में भी हमें धर्म निरपेक्ष चरित्र नजर आता है, लेकिन अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो कहां पर कहा गया, वो प्रस्तावना में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यानी 1976 में ये तीनों शब्द जोड़ दिए गए हैं, तो इससे पूछा गया 1975 यानी 75 में कौन सा नहीं था? तो बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता, तो इसका सही आंसर होगा अखंडता, क्योंकि अखंडता 1976 में जोड़ा गया है। एक आईएएस परी 1997 में पूछा गया है, जिसमें पूरी प्रस्तावना को लिखा गया और इसमें एक चीज मिसिंग थी। इसमें यह पूछा गया था कि संविधान को लागू कब किया गया है। तो संविधान को लागू करने की तिथि कब है, यानी प्रस्तावना को लागू कब किया गया, प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया? प्रस्तावना को स्वीकार करने की तिथि है 26 नवंबर 1949 को। अगर हम संविधान को लागू करने की बात करें तो संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो आपका सही हो जाता है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अमुख का लक्ष्य इनमें से सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। यानी संविधान का अमुख लक्ष्य क्या है और इनको सुनिश्चित करना क्या है, तो इसमें बताए गए लक्ष्य और हमें इनमें से चूज करना है। तो पहला है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सही है। अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो आपके चारों सही हो जाते हैं। चारों हमारे संविधान में स्थापित किए गए हैं। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात करें, सामाजिक न्याय की हम बात करें तो हमारा आर्टिकल 16 हमें कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा लोक नियोजन में। तो यहाँ पर आर्थिक आधार पर समानता की बात की गई है। इसी तरह अगर हम आर्टिकल 39 देखें, वहां पर कहा गया है कि धन का संकेंद्रण नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 39 सी के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 39 बी में कहा गया है कि भूमि संपदा, जो भी हमारे भौतिक संसाधन है, उनका जो नियंत्रण होगा वो किसके हाथ में होगा? राज्य में होगा, और राज्य इनका लोक कल्याण के लिए वितरण करेगा। ये सभी जो हमारे सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 को देखते हैं। आर्टिकल 19(1) में हमें बताया गया है ए में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आजादी होगी, अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने की आजादी होगी, तो ये भी इसमें शामिल है। अवसर की समता आर्टिकल 16 में आपको फिर से बता दिया गया है। आर्टिकल 39 अगर हम डी की बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये सभी प्रावधान क्या है? हमारे अवसर की समता को सुनिश्चित करते हैं। व्यक्ति की प्रतिष्ठा से संबंधित हम अपनी प्रस्तावना में देखें तो वहां पर कहा गया है कि अवसर और प्रतिष्ठा की समता होगी। ये सभी प्रावधान हमारे प्रस्तावना में, संविधान में इंगित किए गए हैं। प्रतिष्ठा से संबंधित हम उपाधियों का अंत देख सकते हैं, अस्पृश्यता का अंत देख सकते हैं, ये व्यक्ति की प्रतिष्ठा से संबंधित है। या फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 14 जिसमें विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, और 15 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सभी क्या है? हमारे प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं
कि भारत के संविधान के निर्माताओं का यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। अगर हमें अपने संविधान निर्माताओं के मत को जानना है तो हमें अपनी उद्देशिका को देखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण जजमेंट बेरुवाड़ी केस में कहा गया था कि अगर हमें प्रस्तावना में देखना है तो प्रस्तावना में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी नजर आती है, उनका दृष्टिकोण नजर आता है। तो यहां पर ये उद्देशिका इसका सही आंसर होगा। ये आईएएस प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? उस दिन भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? अगर हम आज बात करें तो हमने देखा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो हमारे यहाँ समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। लेकिन हम अगर प्रेजेंट में बात करें 1950 की, तो वहां पर संप्रभु संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये बात वहां पर कही गई थी। कब? 1950 में। तो स्टार्टिंग में था और 1976 संविधान संशोधन 42वें के बाद इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और जोड़ दिए गए, जिससे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन जाता है। तो आपका सही होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी आपका बी आंसर सही होगा। ये आईएएस प्री 2021 का सवाल है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि प्रस्तावना का महत्वपूर्ण योगदान कितना है हमारे किसी भी परीक्षा में, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज से पूछा जा रहा है। यहाँ तक आईएएस में भी इसकी लैंग्वेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। ये भी आईएएस 2017 का क्वेश्चन है जो हमने अभी चर्चा की है उद्देशिका में। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव अंतर्गोत्वय उद्देशिका बना। ये बात सही है कि जब नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और कहा गया कि ये उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान का निर्माण करेगा, इसी के आधार पर हम अपने पूरे संविधान का निर्माण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि किसी भी भवन को बनाने के लिए, मंजिल को बनाने के लिए पहले हमें एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। वो रोड मैप ही हमें डिसाइड करता है कि हम इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगे और हमारा ढांचा कैसे बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने बात की कि नेहरू जी के द्वारा 8 प्रस्ताव रखे गए, 8 उद्देश्य रखे गए। उन 8 उद्देश्य को ही हमने अपनी प्रस्तावना में इंगित किया है। तो हम मान सकते हैं कि प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम है। तो आपका पहला सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये बात सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। हमने अभी बात की थी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं, ये गलत है। बेरुवाड़ी केस 1960 में कहा गया था, बेरुवाड़ी केस में कहा गया था कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट केशवानंदा भारती केस 1973 में कहा गया था कि हम संविधान में यहां तक कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्रस्तावना को भी हमने वैसे ही लागू किया जैसे संविधान के अन्य भागों को लागू किया है। इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और केशवानंदा भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का मूल ढांचा है। तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसी आधार पर आगे 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया
और आज तक एकमात्र एक बार ही संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए हैं। अगर तीनों शब्दों का क्रम पूछ ले किसी एग्जाम में भी, पहले कौन सा? पहले समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर अखंडता। ओके, चौथा ऑप्शन है इसमें, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द कर सकता है? नहीं, इसकी शक्ति इसके पास नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ना तो ये किसी भी संस्था का शक्ति का स्रोत है, और ना ही ये किसी संस्था की शक्ति को अधिकृत करता है या फिर उसको शक्ति अर्पित करता है। ये अधिकार इसके पास नहीं है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? यानी ये कथन किसने कहा है कि हमारी प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? तो ये प्रस्तावना कहा था के.एम. मुंशी महोदय ने। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया, संविधान द्वारा इसे पारित किया गया। अंततः ये बात सही है कि उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे प्रस्तावना में स्वीकार किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। सेकंड इसमें कि उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बात सही है कि स्टार्टिंग में वो कौन सा देश है जिसने संविधान में प्रस्तावना को इंक्लूड किया? तो वो यूएसए है। उसके बाद में विभिन्न देशों ने भी प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया, लेकिन अगर पहले देश की बात करें तो वो कौन सा है? वो यूएसए यानी अमेरिका है। ये बात सही है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। ये बात भी सही है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। ये मूल अधिकारों को समाहित नहीं करती है, इसमें मूल अधिकार जैसे कुछ भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो आपका सही होगा 1, 2 और 3। आगे हम क्वेश्चन पर विचार करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये बात सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन देशों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती थी। आपको बताया कि उद्देशिका यानी एक महत्वपूर्ण पालकी वाला महोदय ने कहा था, न्यायविद पालकी वाला ने कहा था कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। यानी प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों को शामिल किया गया है। तो आपका ये सही हो जाता है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि उद्देशिका उस स्रोत का इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करती है। ये बात सही है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। पहले ही लाइन में कहा गया कि हम भारत के लोग, जो क्या है? संविधान की शक्ति का आधार है। तो ये आपका सही हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? पहला वाद तो है केशवानंद भारती केस 1976। इसके बाद में ये ऑप्शन नहीं है, अलग ऑप्शन दिए गए। तो इसको देखिए, तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका आंसर होगा सी, बंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें संविधान में प्रस्तावना को इंक्लूड किया गया है, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। इसके अलावा अगर हम एक और जजमेंट देखते हैं तो एलआईसी वाद में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था।
इसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि प्रस्तावना बहुत छोटा सा टॉपिक है और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इनमें क्वेश्चनों में रिपीटेशन होता रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना। जैसे पूछ सकता है कि इनका क्रम क्या है, 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया, 1975 से पहले क्या शामिल था, 1975 के बारे में क्या शामिल है। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन की नेचर यही होगी, उसमें मटेरियल तो सारा यही होगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी। अगर आपको इसकी मूलभूत बेसिक बातें पता है, प्रस्तावना से संबंधित अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसे आराम से कर लोगे। आगे देखिए, निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निष्ठ नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक तत्व है जो भारत की प्रस्तावना में नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस बात करें इनके कर्म की, तो स्टार्टिंग में क्या आता है? हम भारत के लोग, भारत के लोग के बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है हमारे राज्य के चरित्र कैसा होगा, जिसमें बताया गया कि भारत एक, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। उसके बाद बताया गया हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संप्रभु, संप्रभु तो संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है? इसकी नेचर है, यानी हमारे राज्य का स्टेट पॉलिटी कैसी होगी, राज्य व्यवस्था कैसी होगी। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है न्याय की बात। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्याय क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें समता की, तो समता 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा की। अवसर और प्रतिष्ठा के बंधुत्व की बात की गई है। कैसा बंधुत्व? व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाला, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने वाला, प्लस देश, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला, राष्ट्र की एकता और अखंडता। और सबसे लास्ट में है हमने कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। ये क्यों बताया गया? क्योंकि अब क्वेश्चन का नेचर क्या है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है? कि धार्मिक स्वतंत्रता शामिल है? नहीं, क्योंकि आर्थिक न्याय शामिल है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो आपका ये गलत हो जाता है। और ये क्वेश्चन आईएएस 2017 में पूछा गया और यहाँ पे कंफ्यूजन क्या किया गया कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसके बाद में है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता को माना जाता है। एक क्वेश्चन है कि किस वाद में फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है?
स्टार्टिंग में हमने चर्चा की थी कि बेरुवाड़ीवाद में ऐसा कहा गया था कि संविधान में प्रस्तावना इंक्लूड नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आगे क्वेश्चन देखते हैं 2018 आईएएस में पूछा गया है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध कौन सा है। यदि विधियां अधिक होगी तो स्वाधीनता कम होगी, यदि विधियां नहीं होगी तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। ये बात सही है कि अगर विधि नहीं होगी तो स्वाधीनता भी नहीं होगी, क्योंकि हम बात करें आदिम समाज की, तो आदिम समाज में क्या होता कि व्यक्ति को व्यक्ति से खतरा होता था, कभी भी कोई दूसरे व्यक्ति का शिकार कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक युग आया, लोगों ने क्या है कि एक परिपाटी जिसे हम आज विधि या संविधान नाम देते हैं, इससे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित किया गया कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन से विधि द्वारा या संविधान द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्रता दी जाएगी। तो विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं है। अगर विधि नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मार सकता है, उसके अधिकारों को छीन सकता है, स्वतंत्रता बाधित कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता नहीं। आगे है भारत में लोकतंत्र का कौन सा रूप प्रचलित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं लोकतंत्र के रूप, लोकतंत्र को जनरली दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ है कि यहां पर जनता पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्ट रूप से भाग लेगी। ऐसा कहां होता है जहां की पॉपुलेशन कम हो, भौगोलिक क्षेत्रफल कम हो। जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां पर पॉलिसी मेकिंग का काम जनता द्वारा किया जाता है, जनता से डायरेक्ट रूप से राय ली जाती है। लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। सबको एक साथ बैठाकर अगर राय लेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में 543 लोकसभा में मेंबर है, उनमें भी आपसी सहमति नहीं बन पाती, झगड़ा होता रहता है। और हम 140 को साथ बिठा देंगे तो गृह युद्ध जैसी कंडीशन संभव है। तो सभी की राय लेने के लिए हमने कौन से इस सिस्टम को अपनाया है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। यानी जनता अपने प्रतिनिधि को भेजेगी और प्रतिनिधि इस जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमने कौन सा लोकतंत्र अपनाया है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद में हम देखते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। इसी तरह पूछ सकता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहां पर आपको देखने 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर इनका क्रम पूछे तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये क्रम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो ये कौन सा है, हमारी उद्देशिका प्रस्तावना। आईएएस 2020 का क्वेश्चन है, उस पर हम विचार करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ये बात सही है, संविधान का भाग है, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। लेकिन हमें इसमें सबसे अच्छा उत्तर इसमें देखना है, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग है, केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था। संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कोई अन्य भाग है। नहीं, संविधान का भाग है लेकिन कोई ऐसा वैसा विधिक प्रभाव नहीं रखती जैसा अन्य भाग रखते हैं। ये गलत हो जाता है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यानी ये संविधान का भाग है केशवानंद भारती केस से। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट रूप से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि व्यक्ति के गरिमा का अधिकार दिए गए, तो इसको हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते कि हमें व्यक्ति की गरिमा का अधिकार दिए गए इसलिए हमें आजीविका का अधिकार दिया जाए, शिक्षा का अधिकार दिया जाए। नहीं, ये ऐसे नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम इसके आधार पर अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर पुट्टास्वामी जजमेंट के
पुट्टास्वामी जजमेंट में क्या किया गया था 2017 में निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। किस आधार पर? निजता के अधिकार को मूल अधिकार कहीं पर भी साबित नहीं किया गया है, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, लेकिन पुट्टास्वामी जजमेंट में क्या किया गया, व्यक्ति की गरिमा जो हमारी प्रस्तावना में लिखा गया, इसमें कहा गया कि व्यक्ति की गरिमा जब सुनिश्चित की जाएगी, जब व्यक्ति के पास निजता होगी, निजता के बिना व्यक्ति की गरिमा नहीं सुनिश्चित की जा सकती। तो इसमें कहा गया कि संविधान के अन्य भागों की व्यवस्था करने के लिए हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना का वैसे कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो आपका सही होगा, संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। हाँ, अगर संविधान के अन्य भागों से संबंधित अगर हम इसको इंक्लूड करके कोई जजमेंट देंगे वो अलाउ होगा, लेकिन डायरेक्टली इसका कोई योगदान नहीं होगा। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना हमने कहां से ली है? तो आपके आंसर है रूस, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना आप देखना 1789 फ्रांसीसी क्रांति, वहां पर सामंतों के खिलाफ 3 नारे दिए गए, स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का। हमने ये नारे फ्रांस की क्रांति से यानी फ्रांस से अडॉप्ट किए हैं, तो आपका सही आंसर होगा फ्रांस का। आगे ऐसा ही क्वेश्चन है कि न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय हमने कहां से लिए? रूस से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में हमने कहां से लिए? रूस से लिए हैं। न्याय हमने कहां से लिए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हमने रूस से लिए। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की तो हमने कहां से लिए? फ्रांस से। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आगे है राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो BN राव, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कथन को एक बार रिपीट कीजिए, देखिए उस कथन में क्या कहना चाहता है। इस राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं होगा जब तक कि उसके मूल्य में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। यानी अगर समाज में लोकतंत्र नहीं होगा, समाज में अगर समानता नहीं होगी, दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव नहीं होगा, दूसरे लोगों का सम्मान नहीं होगा, अगर जात से संबंधित ऊंच नीच का भाव रहेगा, तो राजनीति में चाहे कितने भी हम समानता स्थापित कर दे, राजनीति में हम चाहे कितना भी लोकतांत्रिक राजनीतिकरण कर दे, जनता द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों को स्थान दे दे, उनका कोई महत्व नहीं है। सबसे पहले हमें लोकतंत्र को सामाजिक व्यवस्था में स्थापित करना होगा। इन समाज में जब समानता होगी तभी हमारा लोकतंत्र राजनीतिक रूप पर चल पाएगा, वरना नहीं। यानी उनके कहने का मोटिव यही था कि लोकतंत्र तभी भली भांति कार्य करेगा जब समाज में समानता है, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता है, प्रतिष्ठा है, ये सभी जब मूल्य प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसात होंगे तब ही देश राजनीतिक लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसमें ये कथन किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने कहा था। हमारे महत्वपूर्ण प्रस्तावना से संबंधित PYQ और MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।